Hello dear friends, welcome to Srushti Education. Welcome to third chapter of class 10th Maharashtra State Board Geography. Friends, today we will study about Brazil physiography. So let's start. So friends, look at look at this map. This is the map of Brazil physical map. Look at the map. We will make you realize that a large part of Brazil occupied by highlands, plateaus and small mountains. जो लार्ज पार्ट है ब्राज़ील का वो कवर किया है हाईलैंड्स ने. यहाँ पर हाईलैंड्स आपको दिखाई दे रहे नॉर्थ एंड साउदर्न पार्ट में, एंड प्लेट्यूज एंड स्मॉल माउंटन्स है यहाँ पर. एंड देन यहाँ पर अमेजन बेसिन है, देन पराग्वे पराना बेसिन है, आइलैंड्स है. सो यहाँ पर जो लाइक हिमालयन माउंटेन सिस्टम इंडिया उस माउंटेन सिस्टम की तरह लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन ये यहाँ पर नहीं मिलती हमको, एक्सेप्ट देर आर नो वेरी हाई एंड लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन इन द कंट्री में लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन नहीं पाए जाते, एक्सेप्ट फॉर द नॉर्दर्न अमेजियन बेसिन एंड साउथ वेस्ट अलॉन्ग द अपर पार्ट ऑफ पराग्वे बेसिन. देयर आर नो वाइट प्लैन्स इन द कंट्री. वाइट प्लैन्स कंट्री में दो ही यहाँ पर वो है अमेजॉन बेसिन एंड पराग्वे पराना बेसिन. ये दो प्लेन्स के अलावा यहाँ पर वाइट प्लैन्स ये नहीं पाए जाते हैं. Even the coastal plains are restricted in their expanse. The physiographic division of Brazil are as follows. कुछ इस तरह से फिजियोग्राफिक डिवीजन ब्राज़ील के वो है द हाईलैंड्स, द कोस्टल रीजन, द आइलैंड ग्रुप्स, द ग्रेट escarpment एंड देन प्लेन्स. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हाईलैंड्स. तो हाईलैंड्स पहले देखते हैं. The southern Brazil is occupied by extensive plateaus. साउदर्न पार्ट जो ब्राज़ील का है वो एक्सटेंसिव प्लेट्यूज ने कवर किया है. ये देखिए जो येलोइश पार्ट आपको दिख रहा है ये पूरा पार्ट ब्राज़ीलियन प्लेट्यू का है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड का है, जिसे ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स भी कहते हैं, एंड देन ब्राज़ीलियन शील्ड भी कहा जाता है, एंड देन ब्राज़ीलियन प्लेट्यूज भी कहा जाता है. इट इज़ डिफरेंटली डिस्क्राइब एज ब्राज़ीलियन हाईलैंड और ब्राज़ीलियन शील्ड और ब्राज़ीलियन प्लेट्यू. सो फ्रेंड्स, गुयाना हाईलैंड एंड ब्राज़ीलियन हाईलैंड टुगेदर फॉर्म द कोर ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के कोर माने जाते हैं ब्राज़ीलियन हाईलैंड एंड गुयाना हाईलैंड एंड ब्राज़ीलियन हाईलैंड क्या है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के कोर मतलब केंद्र उसे कहा जाता है, केंद्र या गर्भ भी कहा जाता है. ओके. द मेन पार्ट ऑफ द गुयाना हाईलैंड इन वेनेजुएला एंड इट एक्सटेंड अप टू फ्रेंच गुयाना. जो मेन पार्ट है गुयाना हाईलैंड का वो वेनेजुएला में वो अदर स्टेट में है, और ये एक्सटेंड हुआ है फ्रेंच गुयाना तक एक्सटेंड हुआ है. मेन पार्ट किसका, गुयाना हाईलैंड का. इन ब्राज़ील इट कवर द स्टेट ऑफ रोराइमा, पारा, अमापा इन नॉर्थ में. इस गुयाना हाईलैंड ने जो ब्राज़ील के स्टेट कवर किए हैं वो ब्राज़ील के स्टेट है रोराइमा, पारा एंड अमापा. ये अमापा स्टेट है, ये रोराइमा है, एंड देन ये पारा है. पारा का नॉर्थ पार्ट इसने कवर किया है. पारा ये जो स्टेट है बहुत बड़ा स्टेट है, इसका नॉर्थ पार्ट ये गुयाना हाईलैंड ने कवर किया है. गुयाना हाईलैंड लाइक इस तरह से गुयाना हाईलैंड ये ब्राज़ील में इस तरह से ब्राज़ील में है, लाई इन ब्राज़ील. द लोअर पार्ट ऑफ दिस हाईलैंड
इज़ फाउंड इन ब्राज़ील, लोअर पार्ट, ये हाईलैंड का लोअर पार्ट ये ब्राज़ील में पाया जाता है, फाउंड इन ब्राज़ील। और अपर पार्ट जो है वो वेनेजुएला में, कहाँ है, वेनेजुएला में। हाईएस्ट जो पार्ट है वो वेनेजुएला में, लोअर पार्ट कहाँ पे, ब्राज़ील में है। लोअर पार्ट फाउंड इन ब्राज़ील, बट द हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राज़ील, पिको दी नेबलिना, इज 3014 मीटर हाई एंड लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन ब्राज़ील एंड वेनेजुएला। ब्राज़ील जो हाईएस्ट पीक है ब्राज़ील की, वो है हाईएस्ट पीक कहाँ पर है, वेनेजुएला एंड ब्राज़ील के बॉर्डर पर है, वेनेजुएला एंड ब्राज़ील के बॉर्डर पर। ये देखिए यहाँ पर पिको दी नेबलिना, पिको दी नेबलिना, ये हाईएस्ट पीक, इसकी हाइट कितना है, 3014 मीटर, 3014 मीटर है। The region to the east and south of the Brazilian highland have an altitude of more than 1000 मीटर। जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड की जो अल्टीट्यूड है साउथ ईस्ट में जो अल्टीट्यूड है वो रेडिश पार्ट आपको दिख रहा है, रेडिश पार्ट देखिए, ये रेडिश पार्ट ये इंडिकेट करता है कि यहाँ की जो हाइट है वो कितना है, 1000 मीटर। यहाँ पर देखिए रेड पार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर 1000 मीटर। सो यहाँ पर जो हाइट है, अल्टीट्यूड है, हाइट कितना है, 1000 मीटर है। ये पार्ट में हाइट कितना है, 1000 मीटर है। कौन सा पार्ट है, ईस्ट, साउथ ईस्ट पार्ट। बट इन द अदर पार्ट द अल्टीट्यूड इज बिटवीन 500 to 1000 मीटर। और अदर पार्ट जो येलोइश आपको दिख रहा है, ये येलोइश पार्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो हाइट है वो 500 to 1000 मीटर है। कितना है, 500 to 1000 मीटर है। अदर पार्ट में इसकी हाइट कितना है, 500 to 1000 मीटर। यहाँ पर देखिए जो इंडिकेटर यहाँ पर आपको मीटर में बताया, 500 to 1000 मीटर ये येलोइश में इंडिकेट किया है। ओके, The highlands gradually slope towards north and slope are not very steep. Slope are not very steep. जो स्लोप है इसका ज़्यादा स्टीप नहीं है और इसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्थवर्ड है। डायरेक्शन कैसा है, नॉर्थवर्ड है, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन है, क्योंकि जो यहाँ से ओरिजिनेट, जो भी रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है वो फ्लो होकर नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो होती है एंड मीट टू द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। और यहाँ का स्लोप जो है वो ज़्यादा स्टीप नहीं है। यहाँ पर देखिए जो हाइट देखिए, वो हाइट ही आपको हमको बता दे रही कि यहाँ पर जो हाइट है वो 1000 मीटर है। सो फॉर एग्जांपल ये 1000 मीटर का, उसके बाद में जो रेडिश पार्ट है ये 1000 मीटर है, उसके बाद में जो हाइट है 500 to 1000 मीटर, 500 to 1000 मीटर लाइक दिस, एंड देन 200 to 500 मीटर, 200 to 500 मीटर लाइक दिस, एंड 0 to 200 मीटर लाइक दिस। तो इस तरह से स्लोप है वो स्टीप नहीं है। स्टीप मीन्स जो फॉर एग्जांपल एक स्लाइड को हमने वर्टिकली कर दिया, वर्टिकली 90 डिग्री में कर दिया, 90 डिग्री करने के बाद में वहाँ से अगर वाटर फ्लो किया तो वो डायरेक्टली फास्ट वेलोसिटी से आएगा, फास्ट वेलोसिटी से आएगा। लेकिन यहाँ पर स्टीप होने के कारण रुक रुक कर कुछ ज़्यादा स्टीप नहीं है, स्टीप भी है लेकिन ज़्यादा स्टीप नहीं है। तो इस तरह से हाइट होने के कारण वो जो भी रिवर यहाँ से फ्लो होती है, जो भी रिवर फ्लो होती है वो द ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेजन फ्लोइंग थ्रू दिस रीजन मेक रैपिड। जो नॉर्थ वर्ड की तरफ जो स्लोप है वो ज़्यादा स्टीप नहीं है, और ज़्यादा स्टीप होने के कारण ये उसका नेचर होने के कारण इस जो यहाँ पर हाइट है वो कम ज़्यादा हो, मतलब कहाँ पर 1000 मीटर है, कहाँ पर 500 to 1000 मीटर है, एंड देन कहीं पर जो अल्टीट्यूड है 200 to 500 मीटर है, एंड देन 0 to 500 मीटर है। यहाँ पर
जो डायरेक्शन इंडिकेट है किया है वो दिखाई दे रहा है, मतलब येलोइश पार्ट है वो 500 to 1000 मीटर इंडिकेट कर रहा है। एक रेडिश पार्ट है वो 1000 मीटर इंडिकेट कर रहा है। देन ये ग्रीन वाला जो पार्ट है ये 200 to 500 मीटर इंडिकेट कर रहा है। एंड जो डार्क ग्रीन है ये 0 to 200 मीटर इंडिकेट कर रहा है। इससे हमको जो स्लोप है इसका नेचर हमको यहाँ पे पता चल जाता है। सो इसके कारण ये यहाँ पर जो रिवर फ्लो होती है, फ्लोइंग थ्रू दिस रीजन जो मेक रैपिड्स एंड वाटरफॉल। रिवर्स क्या मेक करती है? रैपिड्स एंड वाटरफॉल मेक करती है, बनाती जाती है अपने रास्ते में, वो वाटरफॉल एंड रैपिड्स ये बनाती जाती है। यहाँ पर देखिए जो नीले नीले ब्लू कलर दिख रहा है वो लाइक रैपिड्स। एंड देन आगे जो वो मतलब स्टीप स्लोप से जो वाटरफॉल होता है तो उसको वाटरफॉल कहा जाता है। अ नंबर ऑफ रिवर टेक ऑफ फ्रॉम द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द हाईलैंड्स एंड फ्लो नॉर्थवर्ड टू मीट अटलांटिक ओशियन। नंबर ऑफ रिवर्स ये टर्मिनल पोर्शन से, ये ब्राज़ील के टर्मिनल पोर्शन से, हाईलैंड्स के टर्मिनल पोर्शन से क्या होती है? टेकअप होती है, ओरिजिनेट होती है एंड मीट टू द अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से जाकर मीट करती है। एंड सम मेजर रिवर लाइक उरुग्वे, पराग्वे एंड पराना ओरिजिनेट फ्रॉम साउदर्न स्लोप ऑफ हाईलैंड्स एंड इंटर अर्जेंटीना। जो कुछ मेजर रिवर यहाँ पर पाई जाती है वो है पराग्वे, उरुग्वे, पराना। ये हाईलैंड्स के साउदर्न पार्ट से क्या होती है? ओरिजिनेट होती है, साउदर्न पार्ट से ओरिजिनेट होती है एंड देन एंटर करती है अर्जेंटीना स्टेट में। अर्जेंटीना स्टेट में एंटर करने के बाद में वो ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लो होकर साउथ अटलांटिक ओशियन से जाकर मीट करती है। ओके, इट्स स्लोप टुवर्ड्स द ईस्ट। इसका स्लोप कैसा है? टुवर्ड्स द ईस्ट इज स्टीप। कैसा है वो स्लोप? टुवर्ड्स द ईस्ट है एंड स्टीप है एंड इट्स अपीयर इन द फॉर्म ऑफ स्कार्पमेंट। और ये स्कार्पमेंट की तरह दिखाई देता है। स्कार्पमेंट की लुक लाइक एज अ स्कार्पमेंट। ये स्लोप कैसे दिखाई देता है? लुक लाइक एज अ स्कार्पमेंट। ओके, सो दोस्तों ये स्कार्पमेंट क्या है, कैसे दिखते हैं और इसका नेचर कैसा है वो देख लेते हैं एक बार, एक छोटा सा वीडियो। ओके, सो फ्रेंड्स, this is the great escarpment of Brazil, found in Brazil. The direction of southeast highland, Brazilian highland, and ये इसका जो स्लोप है वेरी स्टीप है और इसका नेचर ऐसा है कि ये क्लाइमेट पर इफेक्ट करता है। ये स्लोप क्या करता है? क्लाइमेट पर क्या करता है? इफेक्ट करता है। इसके कारण ये एक अलग ही फिजियोग्राफिक रीजन बन गया है यहाँ पर ब्राज़ील में एक अलग ही क्या है? फिजियोग्राफिक रीजन है, फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, सॉरी हाँ, फिजियोग्राफिक डिवीज़न बन गया है इसके नेचर के वजह से, बिकॉज ऑफ इट्स नेचर। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आया? आपको मतलब ये कैसे होती है स्कार्पमेंट, ये इसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो लिया था, उसके बाद में देखते हैं द ग्रेट स्कार्पमेंट। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट फिजियोग्राफी ऑफ ब्राज़ील, द ग्रेट स्कार्पमेंट। थ्रू इट ऑक्यूपाई अ वेरी स्मॉल एरिया इन द नेचर ऑफ इट्स स्लोप and the effect it has on the climate make it separate physiography। ये जो स्कार्पमेंट है, ये स्कार्पमेंट ने वेरी स्मॉल एरिया ऑक्यूपाई किया है, छोटा सा एरिया को ऑक्यूपाई किया है एंड देन इसका स्कार्पमेंट का नेचर ऐसा है, इस स्कार्पमेंट के स्लोप का नेचर ऐसा है। अभी आपने जो फोटोग्राफ देखा वो फोटोग्राफ था स्कार्पमेंट, ब्राज़ील के ग्रेट स्कार्पमेंट का फोटोग्राफ था, तो उससे कुछ आइडिया आपको आया होगा।
वो समझ में भी आया कि इसका स्कार्पमेंट कैसे होते हैं। तो इस स्लोप का, इस स्कार्पमेंट के स्लोप का नेचर ऐसा है कि ये क्लाइमेट पर क्या करता है, इफेक्ट करता है। क्लाइमेट के ऊपर क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो इफेक्ट ऐसे होता है कि यहाँ से जो भी विंड, साउथ ईस्ट विंड आते हैं, वो इस बिग वॉल को या स्कार्पमेंट को, स्कार्पमेंट वो विंड को क्या करते, बैरियर करते, बैरियर का काम करते। बैरियर का मतलब वो बाधा उत्पन्न करने का काम करते। इसके कारण जो विंड है, जो क्लाउड है, यहाँ पर रुक जाते हैं और यहाँ पर रेनफॉल हो वो ज़्यादा होता है, और उसके बाद के रीजन में वो रेनफॉल वो कम हो जाता है। इस रीजन में रेनफॉल ये कम हो जाता है। सो ये जो स्कार्पमेंट है ये क्या करती है, क्लाइमेट पर क्या करती है, इफेक्ट करती है। The eastern side of the highlands is demarcated because of the escarpment. ईस्टर्न साइड ऑफ हाईलैंड्स ये डिमार्केटेड किससे, स्कार्पमेंट से क्या है, डिमार्केटेड है। बिकॉज ऑफ escarpment in this region the altitude of the escarpment is 790 मीटर। 790 मीटर क्या है, इसकी अल्टीट्यूड है। escarpment की अल्टीट्यूड इस रीजन में कितनी है, 790 मीटर। इन सम रीजन द हाइट डिक्रीज ग्रेजुअली, और सम रीजन में, इसके बाद के रीजन में जो हाइट है वो ग्रेजुअली क्या होती है, कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। द escarpment इज वेरी स्टीप पर्टिकुलरली फ्रॉम साओ पाउलो टू पोर्तो अलेग्रे। साओ पाउलो स्टेट यहाँ पर है ब्राज़ील का, एंड पोर्तो अलेग्रे यहाँ पर है। साओ पाउलो टू पोर्तो अलेग्रे इस स्टेट तक ये जो स्कार्पमेंट की स्टीप है वो पर्टिकुलरली कहते हैं बहुत ही वेरी स्टीप है। स्कार्पमेंट कैसी है, वेरी स्टीप। The escarpment is very steep, particularly from Sao Paulo to Porto Alegre. The escarpment act as a barrier to the southeast trade wind, giving rise to the rain shadow area in the northeastern part of the highland. सो escarpment जो है ये escarpment ये बैरियर का काम करती है। बैरियर का काम मतलब यहाँ पर बाधा उत्पन्न करने का काम करती है। जो विंड आते हैं, साउथ ईस्ट विंड ये स्कार्पमेंट यहाँ पर होने के कारण यहाँ पर ये रुक जाते। ये तो साउथ ईस्ट विंड है, ये इस डायरेक्शन से आते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आते हैं। एंड ये माउंटेन मतलब ये स्कार्पमेंट अगर उसको पार करना है तो उसको राइज करना पड़ेगा। ओके, राइज करना पड़ेगा। सो आगे बढ़ने के लिए उसको राइज करना पड़ेगा। और जितना मानसून विंड राइज करेंगे, जितना मानसून विंड राइज करेंगे उतना ही उसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। सो रेनफॉल हो जो है वो यहाँ पर ज़्यादा होगा स्कार्पमेंट पर और इस रीजन में, नियर अबाउट वो रीजन में। उसके बाद में उसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ जो क्लाउड है राइज करते और आगे बढ़ते ऊंचे जाने के जाते, इसके कारण उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। और वो जो नॉर्थ ये रीज़न है, यहाँ पर जो वाटरफॉल है ये कम हो जाता है। माउंटेन के उस पार या इस स्कार्पमेंट के उस पार रेनफॉल ये कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर इज डिक्रीज। सो इस रीज़न को क्या कहते हैं, रेन शैडो एरियाज। जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, इस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को क्या कहते हैं, रेन शैडो एरिया। रेन शैडो एरिया इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हाईलैंड। द रीजन टू द north of this area is called drought quadrilateral कहते हैं। ओके,
सो इस पार्ट को और थोड़ा टॉपिक को और ज़्यादा समझने के लिए एक छोटा सा टॉपिक ऐड कर लेते हैं वहाँ पर। सो यहाँ पर आपको एक माउंटेन दिख रहा है, एंड देन ये मानसून विंड्स है। मानसून विंड्स इस डायरेक्शन से आ रहे, मानसून विंड कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से मानसून विंड्स आ रहे, एंड ये मानसून विंड्स ये माउंटेन पार कर रहे हैं। ये माउंटेन पार करने के लिए मानसून विंड्स, ये मानसून क्लाउड से उसको राइज करना पड़ेगा, ऊपर बढ़ना पड़ेगा। ऊपर बढ़ने के लिए रेनफॉल यहाँ पर ज़्यादा होगा, रेनफॉल इस रीजन में ज़्यादा होने के बाद में वो राइज करेंगे। राइज करने के बाद उसकी जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम होने के बाद यहाँ पर इस रीजन में रेनफॉल है वो कम हो जाएगा, बहुत ही कम होगा, मिनिमम होगा। सो आगे जो रेनफॉल है नहीं होगा और इस रीजन को रेन शैडो एरिया या रेन शैडो रीजन कहा जाता है। ओके, तो ये टॉपिक जो छोटा सा है इस पर लिया था मैंने। जो इस्कार्पमेंट है वो बैरियर का जो काम करते हैं तो किस तरह से करते हैं, इसके लिए एक छोटा सा टॉपिक लिया था मैंने। ये आपको समझ में आया होगा। ओके, और जो फिजियोग्राफी हमने देखा, एक हाईलैंड्स ग्रुप है एंड देन द ग्रेट इस्कार्पमेंट है। सो दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं नए वीडियोस डालूँ उसके अपडेट या नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में ब्राज़ील की नेक्स्ट फिजियोग्राफी देखेंगे, दैट इज़ द कोस्ट, द प्लेन्स एंड आइलैंड्स ग्रुप। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।